प्रेजेंट बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, अंग्रेजी का एक पदबंध, हिंदी में इसका तात्पर्य कि दुनिया भर की तमाम नायाब चीजें, जरूरी चीजें हिंदुस्तान में बने, मैन्युफैक्चर हो। और इसके लिए एक नारा, एक अभियान का नाम दिया गया, कहा गया मेक इन इंडिया। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस बात का प्रचार हुआ कि जो कंपनियां चीन छोड़ेंगी वो भारत आएंगी और मेक इन इंडिया को पुश मिलेगा। लेकिन जब से अमेरिकी ऑटोमोबाइल निर्माता फोर्ड ने भारत में अपनी दोनों फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान किया है, तब से इन पुरानी बातों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। बहस के एक तरफ सरकार के आलोचक हैं जो गिनवा रहे हैं कि जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन और यूनाइटेड मोटर्स के बाद अब फोर्ड भी अपनी दुकान बंद कर भारत से जा रहा है, यानी हजारों लोगों की नौकरी जाएगी, लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, यानी सरकार की नीति में खामियां हैं। दूसरी तरफ सरकार के समर्थकों का दावा है कि जनरल मोटर्स, हार्ले और अब फोर्ड भारत से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो भारत के बाजार के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए और जो असल में मेड इन इंडिया वाले ब्रांड हैं वो इसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो दिन की बड़ी खबर में हम इस सवाल को, इन तर्कों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से विदेशी कंपनियां क्यों लौट रही हैं। ये पॉलिसी फेल्योर है या बिजनेस फेल्योर है। इसके अलावा बात होगी शरद पवार की उस टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। कोलकाता की भवानीपुर सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उम्मीदवारी पर भी बात करेंगे। पर शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। 9 सितंबर गुरुवार साल 2021 रात के 11 बज रहे हैं। तू भाई इतने अटेंशन में क्यों खड़ा है? हैं, ये लकी है। लकी 8वीं क्लास में पढ़ता है। आपको स्क्रीन पे लकी दिख रहा है और दिख रहा है एक टेलीस्कोप। आप सोच रहे होंगे कि रात के 11 बजे टेलीस्कोप, लकी और हम कहानी क्या सुनाने जा रहे हैं। आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। हम एक गांव में हैं, ये बुलंदशहर ज़िला है। यहाँ पर सीडीओ हैं आईएएस अधिकारी अभिषेक पांडे। उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग गांव में प्राइमरी स्कूल में लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब। गांव के प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब, उसके लिए ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। और ये शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब है। लक्ष्य ये है कि बुलंदशहर ज़िले के हर गांव में प्राइमरी स्कूल के साथ इस तरह की एक लैब हो जिसमें बच्चे आएँ, चीज़ें समझें और फिर दिन में, रात में अपने टीचर के, मास्टर ट्रेनर के गाइडेंस में बच्चे भी और गांव के बुज़ुर्ग भी तारों को निहारें। जैसे हम और आयुष निहारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें अभी टेलीस्कोप चलाने में उतनी दक्षता हासिल नहीं और जो मास्टर ट्रेनर हैं वो अभी यहाँ पे हैं नहीं। एस्ट्रोनॉमी लैब सुनते ही हम सोचते हैं कि किसी आलीशान और महंगे पब्लिक स्कूल की बात हो रही है। लेकिन जब हम यूपी का हाल पूछने निकले तो हमें भारत के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के पहले महानिदेशक और ख्यात वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर एक एस्ट्रोनॉमी लैब यूपी के जिला बुलंदशहर के एक गांव में मिली। और सिर्फ मिली नहीं, काम करती हुई भी मिली। और ये लैब सिर्फ एक गांव में नहीं है। इसका मकसद है कि इस पूरे अभियान का कि ये उस ज़िले के हर प्राइमरी स्कूल में हो। हमारी यात्रा का मकसद भी यही है कि जाएं, लोगों का बयान हासिल करें, उनकी ज़िंदगी में जो अच्छे बुरे जो भी बदलाव हैं उन्हें दर्ज करें। चुनाव में लोगों की पसंद नापसंद तो जानते ही हैं, उनके जीवन में आ रहे दूसरे बदलावों को भी जानने का काम करते हैं। सरकारों के काम का सख्त ऑडिट करते हैं, गलतियों की आलोचना और अच्छे की सराहना। ऐसे ही और प्रयासों को अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा नया यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप यूपी, जहां पर मैं अपनी पूरी टीम के साथ यूपी के ज़िले ज़िले में जाकर लोगों का हाल जानने की कोशिश कर रहा हूं। लल्लन टॉप यूपी पर इसके अलावा आपको बिहाइंड द सीन और ब्लॉग्स भी नजर आएंगे जिसमें रिपोर्टर दिन भर जो देखा और कैमरे के पीछे जो घटित हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बंगाल से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से आज पर्चा भर दिया, यानी नामांकन कर दिया। अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिला था और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद वो बन गई थी सीएम। पर नियम क्या है कि जो मुख्यमंत्री बने
वो या तो बनते वक्त या बनने से लेकर अगले 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बने। अब विधानमंडल जहां बोलते हैं वहां पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, जैसे यूपी में या बिहार में, लेकिन बंगाल में तो सिर्फ विधानसभा है, तो उन्हें इसका सदस्य बनना जरूरी था। 6 महीने की ये डेडलाइन 5 नवंबर को खत्म हो रही है। भवानीपुर सीट से इससे पहले यानी चुनाव जब हुए थे तब शोभन देव चटर्जी टीएमसी के जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ममता बनर्जी के लिए सीट खाली हो गई। 30 सितंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और इसकी गिनती 3 अक्टूबर को होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और न ही बंगाल की सीएम के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। लेफ्ट फ्रंट ने माकपा के नेता यानी सीपीएम के नेता श्री जीव विश्वास को ममता के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने इस सीट से अपनी फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका टेबरेवाल को मैदान में उतारा है। वो पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत करती हैं, युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी प्रियंका ने याचिका लगाई थी और इसी के बाद कोर्ट ने बंगाल पुलिस को हिंसा से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने 39 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से करीब 58,000 वोटों से हार गई थी। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा अब वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था। शरद पवार ने जमींदारों का एक किस्सा सुनाते हुए कांग्रेस पार्टी को तथ्य स्वीकारने की नसीहत दी। मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड शेअरिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेती होती, जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाचल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेऊन बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक. पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता जो पहले एनसीपी के यानी शरद पवार की पार्टी के नेता थे तारिक अनवर, उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के किसी विकल्प की तलाश करना बेकार है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि कांग्रेस की हवेली तो दूर, झोपड़ी भी नहीं बची है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसे हालात कई बार आए हैं, पहले भी 1967 में, 1977 में, 1989 में और अभी। ये राजनीतिक दलों के इतिहास में इस तरह की परिस्थिति हमेशा पैदा होती है। मैं शरद पवार जी से असहमति रखता हूँ। ना तो वो जमींदार बचे हैं और ना उन पर महल बचा है। अब खाली वो झोपड़े की मालिक कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। अभी राज्यों में चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम पुराना गौरव लौटाएंगे कांग्रेस पार्टी का। इसलिए वर्तमान सोच के साथ, वर्तमान नेतृत्व के साथ इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा उसकी संभावनाएं कम है। अब कांग्रेस का जिक्र चल रहा है तो एक खबर और जान लीजिए। कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू दौरे पर हैं। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आज राहुल गांधी ने कहा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, और ये भी कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू धर्म में रक्षा, धन और ज्ञान की देवी माने जाने वाली दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का उदाहरण देते हुए राहुल बोले कि जब ये 3 शक्ति हों तो देश की तरक्की होती है, लेकिन बीजेपी ने नोटबंदी, कृषि कानून और विद्यालयों में अपने लोगों को बिठाकर इनकी शक्ति कम कर दी है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल ने देवी देवताओं का अपमान किया है। कश्मीरी पंडितों की जो दुर्दशा इतने वर्षों तक रही, उसका कारण भी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और आपके परिवार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है।
उसी वोट बैंक की तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति के कारण इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक वैमनस्य भरा व्यवहार कश्मीर में होता रहा और कांग्रेस पार्टी सदैव चुप्पी साधते रही। उस पर एक शब्द तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, किंतु आज आप राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहते हैं। आखिरी सुर्खी, बात क्रिकेट की। वैसे खबर आप तक पहुंच गई होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच कैंसिल हो गया। बुधवार 8 सितंबर को भारतीय दल में आए एक और कोविड मामले के चलते बीसीसीआई यानी हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ईसीबी यानी उनके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एहतियात के तौर पर मैच को न खेलने का फैसला लिया। मौजूदा हाल में टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर ईसीबी की माने तो बचे हुए टेस्ट को इस सीरीज से अलग अकेले टेस्ट के तौर पर खेला जा सकता है, यानी हम सीरीज जीत गए हैं इंग्लैंड में जाके। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया के सीनियर मेंबर्स 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल 2021 साल है 2021, इसके दूसरे लेग के चलते जो चरण बाकी था और कोविड के चलते रोक दिया गया था, रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने आधी रात को बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी और कहा हम न खेलब। सीरीज के फ्लैशबैक की बात करें तो नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट में ड्रॉ हुआ, फिर लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में हमने 151 रन से इंग्लैंड की टीम को चित्त कर दिया, फिर लीड्स में तीसरा टेस्ट हुआ तो हम पारी और 76 रन से धो दिए गए। लेकिन जब टीमें दोनों ओवल में पहुंची चौथे टेस्ट के लिए तो हम पहली पारी में 191 पे आउट हो गए, लेकिन फिर भी हम दूसरी पारी के पराक्रम और अपने चकघड़ बॉलर्स की दम पर 157 रन से जीत गए। वैसे क्रिकेट की बात चली है तो एक जानकारी और, आईपीएल 2021 के साथ ही वापस आ रहा है क्रिकेट पे हमारा खास प्रोग्राम क्रिकेट की बमचक। अगले हफ्ते से आप इसकी धमाकेदार कवरेज देखेंगे। अब ये क्रिकेट की बमचक आप तक कौन लेकर आएगा? हमारी टीम के स्पोर्ट्स टीम के धुरंधर सूरज दद्दा के नेतृत्व में मेघा, गरिमा, विपिन और प्रवीण मेहरा ये आप तक सारा कंटेंट लेकर आएंगे। इसके अलावा और भी कई क्रिकेट लवर्स होंगे जो ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे और वैचारिक घमासान करेंगे। तो फिर आप खेलों का मजा लीजिए, खुद भी खेलिए, कब तक टीवी पर देखते रहेंगे? और क्रिकेट नहीं दूसरे खेल भी खेलिए। अब कोई मुझे क्रिकेट द्रोही ना करार दे, पर थोड़ा ज़रूरी है दूसरे खेलों की तरफ ध्यान देना, वरना क्या आउट हो गए एकदम से फील्डिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, थोड़ा शरीर हिले डुले। चलिए सुर्खियां हो गई, अब बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर शुरू करेंगे अंग्रेजी के कुछ वाक्यों से। क्या है? गौर फरमाइए। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goals। यानी बाधाओं से आपको तब डर लगता है जब लक्ष्य से आपकी नजर हट जाए। ये बात कभी फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने कही थी, पर ऐसा लगता है कि उनका दर्शन फोर्ड कंपनी भारत में अपने कारोबार में ठीक से उतार नहीं पाई। फोर्ड मोटर्स ने भारत से बोरिया बिस्तर समेटने का ऐलान किया। 25 साल पहले जब फोर्ड ने भारत आने का मन बनाया था तब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फोर्ड के स्वागत की होड़ मची थी। दोनों चाहते थे हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, क्योंकि लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, बहुत सारी नौकरियों का मामला था जिसको सरकार चुनाव में भुना भी सकती थी। लेकिन फोर्ड अपने बड़े नाम के हिसाब से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अमेरिका से चलकर दुनिया का कार बाजार जीतने वाली ये कंपनी भारत से हार कर लौट रही है। तो भारत में फोर्ड से कहाँ गड़बड़ हुई, क्यों नहीं टिक पाई, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले संक्षिप्त में इस कंपनी का इतिहास जान लेते हैं। कैसे 6वीं कक्षा पास किसान के लड़के ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और इतनी बड़ी कंपनी बना दी। फोर्ड की कहानी 19वीं सदी के आखिर से शुरू होती है। अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेट्रॉयट नाम का शहर है। डेट्रॉयट से कुछ मील दूर स्प्रिंगवेल्स नाम का इलाका। उस दौर में यहाँ ज्यादातर खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे। स्प्रिंगवेल्स में ही किसान परिवार में 30 जुलाई 1863 को हेनरी फोर्ड का जन्म हुआ। 6वीं क्लास तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए पास के डेट्रॉयट शहर में चले गए। फैक्ट्री में काम करने लगे। मशीनों में दिलचस्पी थी। फिर 1880 के दशक में उन्होंने पेड़ काटने वाले भाप के इंजनों की रिपेयरिंग शुरू कर दी। इंजन में उनकी दिलचस्पी यहाँ से बढ़ती गई। 1893 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक साइकिल बनाई। 3 साल की मेहनत के बाद इस साइकिल में इंजन भी जोड़ दिया और इस तरह से 1896 में पहली दफा इंजन से चलने वाली 4 पहियों की साइकिल जैसी एक कार हेनरी फोर्ड ने बनाई। अब उनको कार बनाने का फॉर्मूला मोटा माटी आ गया था, इसलिए छोटी कारों के इंजन तैयार करने लगे। 1903 में जाकर $28,000 के साथ फोर्ड कंपनी शुरू की और मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल टी ऐसे नामों से कार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तब अमेरिका में फोर्ड के मुकाबले सिर्फ जनरल मोटर कंपनी थी। 1920 और 1930 के दशक में फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शुमार हो गई थी। इसके मालिक हेनरी फोर्ड की उस जमाने में तूती बोलती थी। इतने पॉपुलर, इतने पावरफुल कि राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जाने लगा।
1924 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ज्यादातर सर्वे में जनता ने हेनरी फोर्ड को पहली पसंद बताया, लेकिन बाद में उन्होंने दावेदारी वापस ले ली और जाहिर सी बात है फिर राष्ट्रपति नहीं बने। पर दुनिया के कार बाजार में उनका झंडा बुलंद रहा। सोवियत संघ और जर्मनी जैसे दुनिया के कई देशों में उन्होंने अपने प्लांट भी शुरू किए। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हिस्ट्री हो गई। 1990 के दशक में आते हैं। भारत में नरसिम्हा राव की सरकार, इस सरकार ने आर्थिक नीतियों में उदारीकरण लागू किया, मतलब जो बहुत सारे नियम कानून थे उनको थोड़ा सा लिबरल किया। इसके बाद दुनिया की कंपनियां भारत में अपना बाजार देखने लगी। हुंडई, रेनो जैसी कई कार कंपनियां भारत का रुख कर रही थी और इसी क्रम में 1996 में फोर्ड कंपनी भी भारत पहुंची। तमिलनाडु में चेन्नई के पास इसने पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। भारत में प्लांट खोलने से 1 साल पहले ही फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ साझेदारी भी की। कहते हैं कि तब महिंद्रा ने फोर्ड पर महाराष्ट्र में प्लांट लगाने के लिए जोर दिया। इसमें बैकिंग थी महाराष्ट्र की सरकार की, लेकिन बाजी तमिलनाडु ने मारी। तब तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने अधिकारियों से कह दिया किसी भी कीमत पर फोर्ड हमारे राज्य में आना चाहिए। फोर्ड ने भी तमिलनाडु जाना बेहतर समझा। वजह ये कि उस वक्त देश का 1/3 ऑटो पार्ट तमिलनाडु में बनता था, तो कॉस्ट इफेक्टिव था, कंपनी को सहूलियत दिखी और इस तरह से भारत में फोर्ड की यात्रा शुरू हुई। महिंद्रा के साथ मिलकर फोर्ड ने पहली कार लॉन्च की एस्कॉर्ट। ये ज़्यादा चली नहीं। इसके बाद 1999 में फोर्ड ने आइकॉन लॉन्च की, फिर 12 और ब्रांड लॉन्च किए। कई मॉडल पॉपुलर भी हुए। फोर्ड फिगो, इको स्पोर्ट, ये गाड़ियाँ अब भी सड़कों पर आराम से दिख जाती हैं। कुछ को छोड़कर फोर्ड का ज़्यादातर मामला लेकिन फ्लॉप रहा। 25 साल में फोर्ड भारत के बाजार में अपनी मुकम्मल जगह नहीं बना पाया। पिछले फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े देखते हैं, उससे थोड़ा सा स्थिति समझ में आएगी। फोर्ड ने इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, साल भर में सिर्फ 48,000 गाड़ियां बेची, यानी देश में जितनी गाड़ियां बिकी उसका 1.84%। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 5 महीनों में भी फोर्ड ने सिर्फ 15,818 गाड़ियां बेची, जबकि 2 साल पहले भारत आई किया कंपनी ने करीब 74,000 यूनिट बेच दी हैं। खपत नहीं हुई तो फोर्ड का घाटा बढ़ना ही था। 10 साल में कितना घाटा हुआ? करीब 14,000 करोड़ रुपए। बीच में एक बार 2011 के आसपास फोर्ड ने दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश भी की। गुजरात के सानंद में अपना नया प्लांट शुरू किया, लाखों डॉलर और इन्वेस्ट किए। लगा कि शायद अब फोर्ड की किस्मत बदल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और फोर्ड अपने घाटे में उलझती गई। अब बात आती है कि भारत में फोर्ड जम क्यों नहीं पाया। हिंदू बिजनेस लाइन अखबार में एन माधवन का इस पर एक अच्छा विश्लेषण मिलता है। लिखते हैं, फोर्ड कंपनी भारत का बाजार ठीक से समझ नहीं पाई। अमेरिका के कार बाजार, हमारे यहाँ का बाजार, ये दोनों अलग हैं। अमेरिका में कार खरीदने वाले देखते हैं साइज कैसा है, इंजन कैसा है, ताकत कितनी इंजन में। अपने यहाँ मामला अलग है। हमारे लिए पैसा मायने रखता है। कीमत कितनी है, एवरेज कितना देती है, पुरानी होने के बाद बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे या नहीं, ये सब कार खरीदने के हमारे शुरुआती पैमाने होते हैं। लेकिन फोर्ड को ये बात कुछ देर से समझ में आई। उन्होंने शायद भारतीय बाजार को समझने में गंभीरता भी नहीं दिखाई थी। पहली कार एस्कॉर्ट से ही फोर्ड की इमेज खराब होती गई। एस्कॉर्ट दुनिया के ज़्यादातर देशों में बाजार से बाहर हो चुकी थी, साख नहीं थी, गाड़ी यहाँ भी दमदार साबित नहीं हुई, तो खराब पब्लिसिटी हुई। फिर बाजार को समझकर रणनीति बदलने की फोर्ड ने कोशिश की। फिएस्टा, फिगो जैसी छोटी गाड़ियाँ लॉन्च की, ये पसंद की गई। इको स्पोर्ट का तो अच्छा खासा मार्केट बन गया, लेकिन कभी भी सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा वगैरह को मात देने की हालत में वो नहीं आए और किसी भी सेगमेंट में उनकी गाड़ी बेस्ट सेलर नहीं बन पाई। पत्रकार कुशान मित्रा, अब उनका ज्ञान सुनिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि फोर्ड क्यों फेल हुआ। उसके मुताबिक फोर्ड ने भारत की कुछ बेहतरीन कारें बनाई, लेकिन खुद की वजह से वो फेल हो गया। एसयूवी सेगमेंट की कार इको स्पोर्ट खराब मार्केटिंग और कीमत की वजह से दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मात नहीं दे पाई। फिगो का पेट्रोल इंजन बेहतरीन है, लेकिन इस सेगमेंट में टाटा, हुंडई या सुजुकी से ज़्यादा बिक्री नहीं हुई। यानी अच्छी कारें बनाने के बावजूद कई दफ़ा फोर्ड का बिजनेस मॉडल फेल रहा। इस फेल्योर को हम हुंडई के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 1996 में हुंडई ने भारत में प्लांट शुरू किया, यानी फोर्ड और हुंडई की यात्रा साथ साथ शुरू हुई। तब हुंडई का फोर्ड जितना नाम भी नहीं था, उनके लिए चुनौती ज़्यादा थी। लेकिन 25 साल बाद आज हुंडई भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले वित्त वर्ष में हुंडई की लगभग 4,71,000 गाड़ियाँ बिकी और भारत के कार बाजार में इसकी हिस्सेदारी 18% से ज़्यादा रही। अब हुंडई ने कैसे कर दिया जो फोर्ड नहीं कर पाया? भारत के मार्केट की हचक के रिसर्च की, ग्राहकों के मन को समझा। उन्होंने पहली कार लॉन्च की सेंट्रो, हैचबैक कार, बिल्कुल नीचे से शुरू किया, अपने सेगमेंट में हिट रही और यहाँ से उनकी इमेज बनने लगी। इमेज बनी तो बाजार बना, और जो आज भी बढ़ रहा है। और फोर्ड वो बाजार नहीं बना पाए। फिर हमने सोचा ये तो हमने अपने हिस्से की बात आपको बता दी। आखिर में एक्सपर्ट से समझते हैं कि फोर्ड के जाने का क्या कोई ताल्लुक सरकार की नीतियों से भी है। फोर्ड जब लॉन्च हुआ था काफी साल पहले, अराउंड 99 आई बिलीव, व्हेन द आइकॉन हैड कम इन,
So Icon was properly made in India. It was a very exciting car. I had the good fortune of owning one as well. Problem उस time पे यही था कि Ford के products were also associated with high sort of maintenance costs. They were very good in their performance. Fuel efficiency शायद इतना अच्छा नहीं था, but उनका performance काफी अच्छा था, but maintenance costs काफी high और काफी regular था. And वो जो image था, that kind of sort of stuck with the company for a long time. And जब Figo आया था, that's the time when Ford decided कि they can control some of the costs, some of the components can be made smaller, and that's why they would kind of cost less in terms of maintenance. मेरे को याद है शायद उस time पे they had released a comparative sort of pricing of their service costs and spare parts costs, and they had kind of matched Maruti at that time. But जब तक Figo आया था तब तक काफी लेट हो चुका था. तब तक the consumer had this sort of in their minds कि Ford cars are expensive to own. So that kind of held on, and I think it didn't play well for them in the long run, even if they had very good products. And Icon, Escort काफी पुराने थे, but Figo, Endeavour, EcoSport, all of these cars were very good in terms of features, build quality, performance, whatever they had to offer, they were up there with the Toyotas, with the Marutis, with the Hyundais. तो वो एक I think issue था Ford के लिए. I think the second issue and one of the bigger factors was product refresh काफी देर से होता था, where the competition had a lot of cars coming out very frequently. Ford did not really have enough models and enough upgrades coming as frequently. So आज के डेट में I guess सबका product portfolio, especially in the mass market segment, is so huge that you constantly have to be in your customers' eyes, and they have to know that okay, a Hyundai, for example, is coming up with a new product every few months. So is Maruti. So is say even Kia for that matter now. But Ford was a little lacking when it came to like building up their product portfolio and launching cars very frequently. So I think that also had a bit of a negative effect for the company. फोर्ड का ये डिसीजन कुछ हद तक ऑटोमोबाइल मार्केट में प्रत्याशित था और बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित भी था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसमें फोर्ड के भारत में रुकने की गुंजाइश भी बन रही थी. फोर्ड मोटर्स की जो कि दुनिया की में कई अन्य तरीकों से पहचानी जाने वाली कंपनी है, जिसका एक अपना इतिहास है, उसका भारत के साथ रिश्ता और भारत में सफर बड़ा उलझन भरा, उठापटक भरा रहा. एक चीज लोगों को याद दिलाना यहाँ जरूरी है कि अक्टूबर 2019 में फोर्ड के रिवाइवल की उम्मीद बन गई थी भारत में. अक्टूबर 2019 में फोर्ड ने महिंद्रा के साथ एक एग्रीमेंट किया था, एक करार किया था, और उसके आधार पर फोर्ड ने अपने आप को बनाए रखने के लिए भारत में नए मॉडल लाने की तैयारियां भी शुरू की थी. इसमें मस्टैंग और रेंजर का पिकअप ट्रक आने वाला था. ये दो नए मॉडल थे जो भारत में लॉन्च किए जाने वाले थे. कोविड के कारण और गाड़ियों की सेल गिरने के कारण, बाकी चीजों के कारण वो प्लान फिलहाल रुक गए. लेकिन ये माना गया था कि महिंद्रा और फोर्ड का करार, ये रिश्ता थोड़ा आगे चलेगा और फोर्ड भारत में बनी रहेगी. दिसंबर में पिछले साल वो डील जो थी, वो समझौता था, वो लड़खड़ाकर गिर गया. तो अब स्थिति ये थी फोर्ड की कि फोर्ड के पास करीब 4 लाख व्हीकल की कैपेसिटी है. प्रशांत, 4 लाख व्हीकल की कैपेसिटी है और वो बहुत मुश्किल से 80,000 कारें बना पा रहे हैं, यानी केवल 20% कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे. ऐसी स्थिति में फोर्ड के लिए भारत में ऑटोमोबाइल प्लांट चलाना और बेच पाना संभव नहीं था. जो एक उम्मीद की किरण बनी थी, वो महिंद्रा के साथ तालमेल और समझौते की तरह से बनी थी, वो उम्मीद भी धीरे धीरे लड़खड़ाकर टूट गई और इसलिए अंततः फिर फोर्ड को अपने प्लांट बंद करने का फैसला लेना पड़ा. किसी कंपनी का बंद होना मतलब हजारों लोगों का रोजगार जाना. फोर्ड के जाने से करीब 4,000 लोगों के रोजगार पर सीधे असर पड़ेगा और 40,000 और लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके पूरे डिलीवरी नेटवर्क और सबसे जुड़े हुए थे, रोजगार पा रहे थे, उसका भी नुकसान होगा. हालांकि फोर्ड कह रहा है कि कर्मचारियों से बात कर नुकसान की भरपाई करेंगे, पर नौकरियां, जब ऑलरेडी बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, जा रही हैं नौकरियां, तो ये दुख और तकलीफ की बात तो है ही. आज के ललन टॉप शो में इतना ही. रोजगार आपका मुद्दा बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन विषयों पर क्लैरिटी रहे और ये आपकी प्राथमिकताओं में भी शामिल हो, क्योंकि जब
हम और आप कमाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़गार के मौके लगातार पैदा होते रहें, ऐसी नीतियाँ बनती रहें। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।